Hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Point. So student, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी के कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स रह गए हैं फर्स्ट पार्ट में से, राइट। इसके पहले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, देन ओम्स लॉ, देन सीरीज पैरेलल सर्किट, ये हमने कवर कर लिया है। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चे, वहां से जाके आप देख सकते हैं, राइट। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले बच्चे इलेक्ट्रिक पावर एंड जूल्स लॉ ऑफ हीट, या कह सकते हो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्लियर? तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक बचे रह गए थे जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड देन फर्स्ट पार्ट में से सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं, चाहे वो ओम्स लॉ पे हो, चाहे वो सीरीज पैरेलल सर्किट पे हो, या फिर जो भी हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं उनके फॉर्मूले पर बेस्ड हो, उसका हम एक सेपरेट वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हाउस होल्ड सर्किट। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। सो बच्चे, जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, राइट। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर है क्या, तो अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा आप जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको थोड़ा सा भी हम किनारे करते हैं। क्लास 9th में आपने एक चैप्टर क्या पढ़ा था, वर्क एनर्जी एंड पावर। क्लास 9th की फिजिक्स में आपने एक चैप्टर क्या पढ़ा था बच्चे, वर्क एनर्जी एंड पावर, राइट। अब देखो वहां पे हमने पावर को क्या डिफाइन किया था, वहां पे क्या डिफाइन किया था बच्चे, वहां पे पावर को क्या डिफाइन किया था कि भैया कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क, हमने ऐसा डिफाइन किया था वहां पे, राइट। यानी कि कोई भी मशीन या कोई भी पर्सन पर यूनिट टाइम में कितना काम कर रहा है, उसी को हमने क्या डिफाइन किया था, पावर डिफाइन किया था, राइट। तो सेम चीज अब यहाँ पे पावर ना देके, मिस जो पावर बात किया 9th में, वो मान लो कि हमने अपने लिए यूज किया, एक ह्यूमन बीइंग के लिए यूज हुआ कि कोई भी ह्यूमन बीइंग कि पर यूनिट टाइम में कितना काम कर रहा है, यानी कि वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, राइट। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई कि अब जो इलेक्ट्रिक पावर होगा, हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात करेंगे तो हम यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं भाई कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। वहां पे वर्क डन बाय द मशीन्स, या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग इन यूनिट टाइम। यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक पावर में क्या है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे बच्चे, क्या कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो वर्क डन by electric appliances in unit time is called electric power, right। या फिर इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, या फिर आप इसके अलावा एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो, क्या इसके अलावा एक और डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो भैया, कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, भाई हम काम कितना करेंगे, जितना हमारे पास एनर्जी होगा उतना ही हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि कोई भी मान लो हमारे पास एक बल्ब है, जब यहाँ पे जो बल्ब जल रहा है, मान लो कि हमारे पास 50 वॉट का बल्ब है। अब ये 50 वॉट का बल्ब, यानी कि अगर 1 सेकंड में ये 50 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे बच्चा,
बोल देंगे, इसका क्या पावर बोल देंगे। अगर मान लो हमारे घर में एसी लगी होती है, मान लो कि 2000 वॉट का उसका पावर है, तो इट मींस क्या कि वो 1 सेकंड में 2000 जूल एनर्जी क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। तो इट मींस कि वो उसका क्या हो गया, पावर हो गया। तो हम यहां पे क्या कह सकते हो भैया, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड by electric appliances in unit time is called electric power, राइट। यहां भी आप तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो अगर आपसे आता है बच्चा कि डिफाइन करो जरा इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो आप पहला डेफिनेशन भी ले सकते हो कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, राइट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। या फिर आप लिख सकते हो कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, वही क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा। वही क्या होगा बच्चे, उसका इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा, राइट। अब देखो यहां बच्चे इलेक्ट्रिक पावर को हम P से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं बच्चे, P से इंडिकेट करते हैं। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन यूनिट टाइम, राइट। एक यूनिट टाइम में हम कितना काम कर रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक पावर का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, W अपॉन टी। अब अगर हम इसके SI यूनिट की बच्चे अगर हम बात करें, तो आप देखो कि वर्क डन का कितना होता है, जूल होता है। वर्क डन का कितना होता है बच्चे, जूल होता है। टाइम का कितना होता है, सेकंड होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉट बोल देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, वॉट बोल देते हैं। तो देखो जो SI यूनिट हमारे पास निकल के आया वो क्या आया, वॉट आ गया। जो SI यूनिट हमारे पास निकल के आया बच्चे वो क्या आ गया, वॉट आ गया। तो अगर आपसे पूछते भैया कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, तो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर, तो क्या लिखेंगे आप बच्चे, वॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, वॉट लिखेंगे, राइट। अच्छा अब देखो यहीं पे हमारे पास क्या पूछ लेता है, डिफाइन 1 वॉट। क्या पूछता है, डिफाइन, क्वेश्चन क्या आ जाता है, डिफाइन 1 वॉट, राइट, डिफाइन 1 वॉट। तो देखो 1 वॉट को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो आपको पता चला कि पावर का 1 वॉट, तो 1 वॉट मतलब क्या कि कितना काम कर रहा है। अगर 1 जूल वर्क डन हो रहा है, अगर 1 जूल का काम हो रहा है कितने टाइम में बच्चे, 1 सेकंड में। कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो अगर 1 सेकंड में 1 जूल वर्क डन हो रहा है तो उसी को हम क्या बोल देंगे, 1 वॉट बोल देंगे, राइट। अगर 1 सेकंड में 1 जूल का काम हो रहा है, 1 जूल का वर्क डन हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, 1 वॉट बोल देंगे, राइट। उसी को क्या बोल देंगे बच्चे, 1 वॉट बोल देंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि if 1 joule is work done, if 1 joule work done, if 1 joule work is done by electrical appliances in 1 second, है ना, 1 if हटा दो यहां से, 1 जूल वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 वॉट। तो ये चीज आप लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो अगर 1 सेकंड में 1 जूल का काम हो रहा है, 1 सेकंड में 1 जूल का काम हो रहा है, 1 जूल वर्क डन हो रहा है, उसी को हम क्या बोल देंगे बच्चे, 1 वॉट बोल देंगे। उसी को क्या बोल देंगे हम, 1 वॉट बोल देंगे, राइट।
जल्दी से उसको नोट डाउन करो। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर के अदर जो फॉर्मूले हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला तो निकल के क्या आ गया, P इज इक्वल टू W/T। अब इसके बाद अदर जो फॉर्मूले हैं हम उसको यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, राइट। जल्दी से उसको नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं इसके अदर फॉर्मूले। सो स्टूडेंट अब देखो जो हमारे पास अदर फॉर्मूला है, अदर फॉर्मूला ऑफ पावर, अदर फॉर्मूला ऑफ पावर, अदर फॉर्मूला ऑफ पावर, राइट। अच्छा देखो हमने यहाँ पे अभी एक फॉर्मूला क्या पढ़ा, P इज इक्वल टू W/T, P इज इक्वल टू W/T। अब हम देखेंगे अदर फॉर्मूला, क्या देखेंगे बच्चे, अदर फॉर्मूला, राइट। अब देखो बच्चे हमें पता है क्या है कि P इज इक्वल टू W/T होता है, P इज इक्वल टू कितना होता है, W/T होता है, राइट। अच्छा हमने देखो यहाँ पे एक चीज क्या पढ़ रखा बच्चे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या कैपिटल लिख दो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से या एक नोन पॉइंट से दूसरे नोन पॉइंट तक लाने में जो हम काम कर रहे होते हैं उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, राइट। अच्छा यहाँ से हम ये चीज लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम W इज इक्वल टू, इस Q को हम इधर लेके जाएं तो V इंटू Q लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे, राइट। अब देखो अगर हम यहाँ पे अगर हम W की जगह पे V इंटू Q रख दें, अपॉन क्या कर दें, T कर दें, तो कोई दिक्कत होगा क्या। अब देखो ये हमारा क्या होता है, ये इतना जो Q अपॉन T आप देख रहे हो बच्चे, ये क्या हमारा करंट है। आपने पढ़ रखा था क्या, आपने क्या पढ़ रखा था बच्चे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, राइट। यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो अगर हम इसको करंट कहते हैं तो P इज इक्वल टू V इंटू क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हो बच्चा कि I इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन T। देखो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा फॉर्मूला आ गया, राइट। अब जरा देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास अब एक और फॉर्मूला निकालते हैं। देखो हमारे पास ये चीज तो आ गया, अब ये हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू V आई हमारे पास आ गया। नाउ अब देखो बाई ओम्स लॉ, इसको आप 1 मानो, हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। और अगर इस V की वैल्यू अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, पुट कर दें, इस V की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या आ जाएगा बच्चे, P इज इक्वल टू V के जगह पे अगर हम आई आर रखेंगे तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, R। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। ये हमारा क्या हो गया बच्चे, थर्ड फॉर्मूला आ गया, ये हमारा क्या आ गया, थर्ड फॉर्मूला आ गया। एंड लास्ट एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है बच्चे, एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है कि अब देखो अभी हमारे पास क्या पता चल गया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R पता चल गया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R पता चल गया। अगेन बाई ओम्स लॉ, अगेन बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, अगेन बाई ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, आई आर होता है। अब देखो यहाँ से क्या हम I की वैल्यू पुट कर दें क्या, तो V अपॉन R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम I यहाँ से निकालें तो बच्चे कितना हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा कि नहीं। अब ये I की वैल्यू आप उठा के यहाँ पे क्या कर दो बच्चे, पुट कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू, अगर हम I स्क्वायर के जगह पे V अपॉन R रखेंगे तो ये स्क्वायर है, तो V स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा बच्चे, R आ जाएगा। ये R इसके एक पावर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R, क्या आ जाएगा बच्चे, V स्क्वायर अपॉन R। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 अदर फॉर्मूले हैं
1 2 एंड 3 एंड ये चौथा फॉर्मूला, यानी कि टोटल पावर में कितने फॉर्मूले बचे, 4 फॉर्मूले हैं। हाँ, यहाँ पे प्रूफ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो फॉर्मूले हैं इन पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन पे बेस्ड, तो फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। फॉर्मूला हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते बच्चे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे देखते हैं इस यूनिट का मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्लियर, जल्दी से उसको नोट डाउन करो, फिर हम उसको देखते हैं। सो बच्चों, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, राइट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पहले हीटिंग इफेक्ट है क्या, हीटिंग इफेक्ट है क्या, राइट। तो देखो, जब किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है, जब किसी कंडक्टर में करंट क्या करता है बच्चा, फ्लो करना स्टार्ट करता है, तो उस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। उस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होता है बच्चे, इंक्रीज होता है। और इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट, राइट। अब देखो, ये करंट के फ्लो करने से कंडक्टर हमारा हीट कैसे होता है वो हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, राइट। तो जैसे मान लो अच्छी कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक क्या है, कॉपर का कंडक्टिंग वायर है, राइट। कॉपर कंडक्टिंग वायर है, ये हमारे पास एक कॉपर का क्या है, वायर है, सिंपली आप समझो यहाँ पे। अब अगर ये कॉपर का वायर है बच्चे, तो इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे, अंदर इसके क्या होंगे बच्चे, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, इनके मॉलिक्यूल्स अंदर ऐसे प्रेजेंट होंगे इधर, राइट। इनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बच्चे, अंदर इधर ऐसे प्रेजेंट होंगे। अब अगर इनके मॉलिक्यूल्स इधर ऐसे प्रेजेंट हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारा फ्लो करके जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे वो फ्लो करके जाएंगे, मीन्स करंट का फ्लो होना मतलब क्या, चार्ज का फ्लो, मीन्स करंट का बहना मतलब क्या, चार्ज का फ्लो होना। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इनके बीच से जगह बनाते हुए क्या करेगा बच्चे, फ्लो करेगा, उनके बीच से जगह बनाते क्या करेगा, फ्लो करेगा, राइट। तो अब देखो कि जब ये इलेक्ट्रॉन और इस कॉपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, वो आपस में क्या करेंगे, फ्रिक्शन, ये ऐसे लड़ते भिड़ते क्या होगा, करंट इधर से निकलेगा, तो मींस फ्रिक्शन होगा। और देखो हमने पढ़ रखा है, जब कोई चीज फ्रिक्शन करती है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन है तो ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा हीट प्रोड्यूस कैसे होता है किसी भी कंडक्टर में, जब हमारे करंट क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, राइट। जब करंट फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एंड उस कंडक्टर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्रिक्शन में आते हैं, फ्रिक्शन की वजह से इनका टेम्परेचर क्या होता है बच्चे, इंक्रीज होता है, मींस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इसी फिनोमेना को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट कह देते हैं, राइट, या फिर सिंपली हम हीटिंग इफेक्ट इसको बोल देते हैं, राइट। तो अब देखो, जूल्स का क्या लॉ था, जूल्स ने इस पे क्या लॉ दिया, जूल्स ने ये कहा बच्चे कि जो हीट हमारा होगा उस कंडक्टर में, वो क्या होगा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, करंट के स्क्वायर के। उन्होंने पहला क्या बताया, क्या उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया बच्चा कि जो हमारा हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा बच्चे, स्क्वायर ऑफ करंट के। ये उन्होंने बताया, राइट, ये उन्होंने बताया। अब जरा देखो यहाँ पे देखो कि उन्होंने क्या बताया कि भाई जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका बच्चे, रेजिस्टेंस के होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेजिस्टेंस के होगा। और तीसरा उन्होंने क्या अपना ऑब्जर्वेशन बताया कि जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
ऑन किस पे होगा, टाइम पे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे बच्चा, टाइम पे होगा, राइट। अब अगर इन तीनों को हमने मिला देना है बेटा, तो क्या बन के आ जाएगा, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा क्या होगा बच्चे, एक फॉर्मूला बन गया। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कैसे वो भी हम देखते हैं। प्रूफ, ऑल्दो प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से देखो बच्चे कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। मतलब क्या कि अगर हम करंट अगर हम 10 जाएगा तो हीट कितना प्रोड्यूस करेगा बच्चे, 100 टाइम प्रोड्यूस होगा। हीट कितना प्रोड्यूस होगा, 100 टाइम प्रोड्यूस होगा। आई स्क्वायर मतलब क्या, 10 का स्क्वायर 100। और यही रीजन है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारे घरों में आग लग जाता है या फिर ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। अच्छा, अब देखो ये आया कैसे, अब ये हमारे पास आया कैसे वो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, राइट। तो देखो हमें यहाँ पे पता है, हमें यहाँ पे पता अच्छा कि हमने पावर का भी डेफिनेशन क्या पढ़ा, पावर का भी हमने डेफिनेशन यहाँ पे क्या पढ़ा, आई स्क्वायर आर। हमने पावर का एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आई स्क्वायर आर। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, राइट, आई स्क्वायर आर। अच्छा, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चे। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू W बाई टी। पावर इज इक्वल टू क्या पढ़ा था बच्चे हमने, W बाई टी। अच्छा, क्या इस W को हम एनर्जी लिख सकते हैं, क्या इस W को हम E लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चा, E लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आप सिंपल सा समझो, क्या इस W को हम E लिख सकते हैं कि नहीं। भाई जितना हमारे पास एनर्जी होगा हम उतना ही काम करेंगे, तो एनर्जी और जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अच्छा, ये एनर्जी है और हीट भी हमारा क्या है, एनर्जी है। हीट भी हमारा क्या है, एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हीट, जो एनर्जी है वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते भाई कि H अपॉन टी भी हम लिख सकते हैं, H अपॉन टी भी हम सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या मान लिया भाई कि जो एनर्जी वो पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। तो H अपॉन कितना आ गया, टी आ गया। अब ये आप यहाँ पे क्या करो बच्चे, ये आप यहाँ पे ले जाओ, ये आप यहाँ पे ले जाओ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, ये सॉरी, यही इसको आप यहीं पे रहने दो, इसको आप यहीं पे रहने दो। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये भी हमारा क्या है, पावर है, ये भी हमारा क्या है, पावर है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को अगर हम इक्वेट कर दे बच्चा, तो ये H अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। और ये टी इधर भी डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इनटू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है, राइट। तो ये चीज जो दिया गया उसका ये डेरिवेशन, उसका ये क्या है, प्रूफ है। इस तरीके से इसको हम करते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इसके पूरे न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, चाहे वो ओम्स लॉ पे हो, चाहे वो सीरीज पैरेलल सर्किट पे। हम कई सारे सर्किट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे एंड हम पावर और हीटिंग इफेक्ट पे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड होगा बच्चे इस पार्ट के न्यूमेरिकल्स पे, राइट। न्यूमेरिकल्स कवर करने के बाद हम जब इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज हाउस होल्ड सर्किट। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चीजें अच्छे से समझ में आई, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग तक वीडियो पहुंचे और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। वीडियो पे लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। दूसरी चीज बच्चे कि हमारे वीडियो पे ज्वाइन बटन आ चुका है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी जाके चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल का मेंबरशिप लीजिए, ताकि आपको सारी चीजें एक जगह एक चैनल पे मिल सके।